हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास एंड केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हो जी क्वेश्चंस कितने ज्यादा हैं। कितने हैं भाई? 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आंसर के साथ, और आंसर्स भी ऐसे बिल्कुल सिंपल आसान इजी वर्डिंग में। कोई भी बच्चा इसको एक से दो बार पढ़ेगा तो उसको वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आंसर्स की तरफ। मैंने पहले से अरेंज कर लिए पीडीएफ फॉर्म में, तो वहीं से मैं आपको पढ़ा देता हूँ और फिर वहीं से आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, या फिर आप ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ये कर लें। और सबसे बेस्ट जो होगा वो ये होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें हम फुल बुक की जो केमिस्ट्री के जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, वो सारे की सारी सॉल्व की होंगी एक पीडीएफ फॉर्म में। तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। बहरहाल अभी हम डिस्कस करते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चंस। चलते हैं जी फाइल की तरफ। अच्छा जी, यही था ना, ठीक है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, व्हाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको याद होगा, इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 8 के मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था एक बहुत अहम बात। और वो बात ये थी कि हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगले नंबर पे हीलियम है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। उससे अगले लिथियम है क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसी तरह हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। ये बात तो आपको डिस्कस करके आ चुका था चैप्टर के बीच में ही मैं। अच्छा, अगली बात देखते हैं हम। अगली बात ये है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इससे अगली बात देखते हैं। हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि हमने इसको, बीच में आप देख रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल में जगह खाली है, ये देखो ये जगह सारी खाली है। ये जगह खाली क्यों है? ये जगह इसलिए खाली हुई भी है क्योंकि यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करना था कि ये सारे ग्रुप्स में इस तरह अरेंज हो जाएं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मेल खाएं, आपस में मिलें। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हों। तो इसी वजह से हमने ये जगह को खाली छोड़ा हुआ है। ये बात ही मैंने डिस्कस करके आ चुका था। तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं प्रॉपर वर्डिंग में। और वर्डिंग हमसे ये कहती है, एटॉमिक नंबर को चूजन बिकॉज इट टेल अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम के अंदर। जिसका आपको नजर आएगा ना कि एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस कि उसका, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो एक है। जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, 3 होगा, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे। ये बात तो आपको पता होगी पहले से ही, क्योंकि हम शुरू से ही चैप्टर नंबर 2 से बात डिस्कस करके आ चुके हैं। वन एलिमेंट्स आर अरेंज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं, क्या मतलब कि पहले पर हम रखेंगे हाइड्रोजन को क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, अगले पर रखेंगे हीलियम को क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, फिर लिथियम रखेंगे, फिर बेरिलियम रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो द रिपीटिंग पैटर्न, तो ये जो रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है ना इसका, इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकम क्लियर। दिस अरेंज एज एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। तो इसका फायदा हमें क्या हुआ? इसका फायदा हमें ये हुआ कि हमने जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स आ गए ना हमारे पास जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स आ गए हैं, देखो इस ग्रुप में ये इस तरह के एलिमेंट्स आ गए, इस ग्रुप में ये आ गए, इस ग्रुप में ये, इस ग्रुप में ये, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हो गई हैं। इसलिए हमने इनको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही अरेंज किया है। हो गई बात क्लियर? सवाल मैं वो खोले जा रहा हूँ, चलते हैं अगले पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक? ये भी बिल्कुल ही स्टार्ट पर मैं आपको बता के आ चुका था इस चैप्टर के, और अभी भी मैंने ये बात पे डिस्कस की है कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी जो चैप्टर का नाम है, तो उसी पीरियोडिसिटी से ही पीरियोडिक निकला हुआ है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इट मींस रिपीटिंग। इसका मतलब होता है रिपीटिंग। अब क्या रिपीटिंग? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है कि हमने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया हुआ है कि वो ग्रुप्स में जब आपस में सिमिलर ग्रुप्स में आ जाते हैं, जब वो सिमिलर ग्रुप्स में आ जाएंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती जाएंगी। इस बात का मतलब क्या है कि जो ग्रुप्स में आ रहे हैं ना इस तरह, ये ग्रुप में इस तरह आ रहे हैं, ग्रुप में इस तरह आ रहे हैं, ग्रुप में इस तरह आ रहे हैं, जिस जिस तरह ये ग्रुप्स में आते जा रहे हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती जाएंगी। ठीक है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन छोड़ दें आप, एक्सेप्शनल केस है। लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबेडियम की, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी। ठीक है, बाकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बॉन्ड बनाने की एबिलिटी जो है ना, वो उन सबकी सिमिलर है। तो ये पीरियोडिक लफ्ज का लिटरल मीनिंग होगा। यानी कि आप कह सकते हैं इनका एक जनरल जो मीनिंग है ना, ये पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी, इस बात का मतलब फिर ये होगी। चलते हैं आगे भी।
व्हाई डज द साइज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल, के व्हाई डज द साइज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब ये बात कर रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज क्यों होता जा रहा है। ये पूरे चैप्टर में मैं यही बात डिस्कस करके आ चुका हूँ कि डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं तो एलिमेंट का साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, और क्यों इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, सो द एटम्स बिकम बिगर बिगर एंड बिगर। सिंपल बात है, देखो जी, अगर यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन की, इसके पास है एक शेल, ठीक है, एक शेल। लिथियम की बात करें, इसके पास हैं दो शेल्स। सोडियम के पास हैं तीन शेल्स। तीन शेल्स क्यों है, क्योंकि अब देख लो, ये पहले इसके पास एक क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। इसके पास दो शेल्स क्यों है, क्योंकि ये है दूसरे पीरियड का मेंबर। सोडियम तीसरे पीरियड का मेंबर है, उसके पास तीन शेल्स हैं। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो हमारा साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया। देखो आसान कितनी वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है, आराम से एक दो बार पढ़ोगे, मेरी बातें सुनोगे, याद हो जाएगा ये। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में बात करें डाउन द ग्रुप, जिस तरह भी हम देख रहे थे, द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, व्हाई इज इट सो। वही पुरानी बातें जो चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं, लेक्चर लिए हुए होंगे तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगेंगे आपको। देखो सिंपल बात कर रहा है, कहता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अगर हम पूरे एक ग्रुप की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आखिरी में भी एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के आखिरी में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सब में यही होगा। अगर हम इस ग्रुप पे बात करें, ये है ग्रुप 2। ग्रुप 2 है, इट मींस कि आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, ठीक है, सारे इस तरह ही है। इसी तरह आप सो वन हमने सारा डिस्कस किया था, जो ग्रुप नंबर होगा उसके मुताबिक उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप है द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, विच डिसाइड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये डिसाइड करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम बात करके आए थे ना पीरियोडिसिटी की, कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज ही इस तरह किया है कि सारे एलिमेंट्स इस तरह अरेंज हो जाएं कि वो एक ही ग्रुप में आ जाएं, और जो एक ही ग्रुप में होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। कहता है कि आप ये बताएं कि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होगा या फिर सोडियम, तो उसका रीजन देना है। नो, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो हमारा आंसर होगा भाई कैल्शियम रिएक्टिव नहीं है सोडियम के मुकाबले में, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज इट लूजेस इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन कैल्शियम ड्यू टू हैविंग फ्यूअर प्रोटॉन्स एंड लेस अट्रैक्शन। देखो सिंपल सी बात है, सोडियम जो है ना, सोडियम का हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कैल्शियम से कर रहे हैं। ये रहा कैल्शियम हमारे पास, ये रहा कैल्शियम। सोडियम कौन से ग्रुप में, आपका जवाब होगा जी ये है ग्रुप 1 में। कैल्शियम किस में है, कैल्शियम है ग्रुप 2 में। यहाँ तक बात क्लियर है। ग्रुप 1 में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, तो ये आराम से लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम को जब इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा ना, तो पहले वो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में थोड़ी दुश्वारी होगी एज कंपेयर टू सोडियम, जिसमें ये होता है, अगर आप देखो ना सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना सोडियम में कितने हैं, 11 हैं, और कैल्शियम में ना 20 हैं। अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं तो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींचे रखता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में दुश्वारी होती है अपना एटम। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी ज्यादा, यानी कि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग, तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींच रहा है, इसलिए कैल्शियम की रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू सोडियम। और रिएक्टिविटी वगैरह के बारे में बातें मैंने अभी समराइज की हैं, डिटेल से बातें मैं करके आ चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है कि विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच एलिमेंट हैज द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन थर्ड पीरियड। तो कोई मसले की बात ही नहीं है, अभी हम देख के आएंगे। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पीरियड कौन सा है जी। थर्ड पीरियड ये है जी पहला पीरियड, ये है जी दूसरा, और ये है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में उसने बात किया कि एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की है। एटॉमिक रेडियस, अच्छा एक मेरी बात समझ लो आप,
कि हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ना, एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, इसमें हम नोबल गैसेस को एक्सक्लूड करते हैं, इनको निकाल देते हैं, इनका जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये डिपेंड कर रही हैं रिएक्टिविटी से, कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कौन एनर्जी रिलीज करेगा, कौन एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। नोबल गैसेस तो बॉन्ड करती ही नहीं है किसी से, तो नोबल गैस तो रिएक्ट ही नहीं करती है इससे, तो नोबल गैस को जिक्र करने का हमें कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम जब भी डिस्कस करेंगे ना, तो हम ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। किन के अंदर? प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है, आप बताओ कि एटॉमिक रेडियस थर्ड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड है सोडियम वाला, एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसका है और कम किसका है? तो जो एटॉमिक रेडियस ज्यादा है ना, वो इसका है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो हमारा एटम का साइज छोटा होता जाएगा। अगर हम पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो हमारा एटम का साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा सोडियम का होगा, तो छोटा किसका होगा? क्लोरीन का होगा। तो वही मैंने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम का मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस है और क्लोरीन का मिनिमम एटॉमिक रेडियस है, किसमें? थर्ड पीरियड के अंदर। ठीक है, हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे थे। बाकी अगर आप जो भी पीरियड पकड़ लो, जो भी ग्रुप पकड़ लो, जनरल कॉन्सेप्ट में दे चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर, तो उनको ध्यान में रखो और खुद ये आप ना, जो भी आपसे पूछा जाए किसी तरह का क्वेश्चन, तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बात रह नहीं गई है। हु आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड? ढूंढते हैं भाई, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड कौन सा है। आ जाओ यहाँ पर। अच्छा जी, ये है जी छठा पीरियड, सिक्स, और ये है जी सातवां पीरियड। अब पूछा क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। अब याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से थे। अगर लेक्चर लिया तो आपको पता होगा कि हम जिस तरह इस तरफ को आए जाए ना, जितना ही हम इधर को आ रहे हैं, यानी कि हम 17 ग्रुप की तरफ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी बुनियाद पर, इसी कॉन्सेप्ट पर जो कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेक्चर में लेके आ चुके थे, उसी बुनियाद पर मैं कहूंगा कि अगर हम बात करेंगे ना छठे पीरियड की, तो छठे पीरियड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर हम बात करेंगे सातवें पीरियड में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस तरह की प्रॉपर्टीज में हम नोबल गैसेस को एक्सक्लूड करते हैं। तो जितना ज्यादा, अच्छा खुद ही सोच लो, खुद ही सोच लो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पढ़ाया था ना, वहां पर मैंने कहा था कि फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मैंने नियोन की क्यों नहीं कहा? क्योंकि नियोन तो नोबल गैस है, उसने तो बॉन्ड करना ही नहीं है किसी के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी डिपेंड ही करती है बॉन्डिंग पर। ठीक है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करेंगे इस तरह, अगर हम आ रहे हैं ना छठे और सातवें पीरियड के अंदर, छठे में और सातवें पीरियड के अंदर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है छठे में, और सातवें में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जस्ट हमने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो हम कहेंगे छठे पीरियड में एस्टाटीन, एटी जिसका सिंबल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मैक्सिमम है, और टेनिसाइन, ठीक है, टेनिसाइन किस तरह पढ़ लेना, टीएस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सातवें पीरियड में ज्यादा है। देखो ये आ रहा है ना, टीएस टेनिसाइन आ गया और एस्टाटीन आ गया छठे पीरियड के अंदर, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, टेनिसिन भी पढ़ सकते हैं, टेनिसाइन भी पढ़ सकते हैं, टेनिसाइन वैसे मेरा ख्याल है कि बेटर प्रोनाउंसिएशन होगी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन द सेकंड वन। लो जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की का जो टॉपिक पढ़ा था ना हमने, वहां पर ये मैं बात पहले ही डिस्कस करके आ चुका था। वहां पर एग्जांपल भी दी हुई थी उन्होंने मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले एक निकलेगा, एक निकलेगा तो हमारा जो न्यूक्लियस है ना, वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो गया उसका, फिर दूसरे को निकलने में और दुश्वारी होगी। ठीक है, ये बातें सारी मैं डिस्कस करके आ चुका था इस लेक्चर के अंदर, आयोनाइजेशन एनर्जी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर लिखना कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए। हम कहेंगे बिकॉज आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, आउटर मोस्ट में कितने हैं? दो हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का मेंबर है ये। जैसे ही पहला रिमूव होगा, द एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारा जो एटम है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। न्यूक्लियस, इट मींस कि न्यूक्लियस हमारा और स्ट्रांग हो गया, एंड इट होल्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, उसको न्यूक्लियस बहुत जोर से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकलने में दुश्वारी होती है। तो हम कहेंगे कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा निकलना है ना, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू पहला इलेक्ट्रॉन। ये बातें सारी मैं डिस्कस करके आ चुका हूं, तो मजीद नहीं बोलूंगा, मैं काफी बोल लिया इसमें मैंने। इज इट पॉसिबल फॉर टू मेटल्स और टू नॉन मेटल्स टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड? चैप्टर नंबर 3 याद करो, वहां पर मैंने जिक्र किया था, अगर हम बॉन्ड बनाते हैं Na और Cl का, और वो बॉन्ड कौन सा था? वो बॉन्ड था आयोनिक बॉन्ड। तो Na था मेटल,
Na था मेटल और Cl था नॉन मेटल। नॉन मेटल, तो हम कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बनता ही जब है जब मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाए। तो वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि दो नॉन मेटल मिलें और आयनिक बॉन्ड बना दें, या फिर दो मेटल्स मिलें और वो आयनिक बॉन्ड बना दें। तो हम कहेंगे नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नो आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओनली। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल उनको गेन करता है। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस का। Cl पे क्या आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस आ गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव आ गया। चैप्टर नंबर 3 आयोनिक बॉन्ड, वो बातें यहाँ पर हम डिस्कस करके आ चुके थे पहले ही, तो यहाँ पर भी डिस्कस हो गई है। तो याद कर लेना, नॉन मेटल्स, तो अब दो नॉन मेटल्स मिलेंगे वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे आयनिक, ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कोवलेंट वगैरह बना लेंगे वो। और जब दो मेटल्स मिलेंगे तो वो भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलेगा, बस। Which element has the least value of ionization energy and which element has the highest value of electronegativity? दो बातें पूछी हुई हैं कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी कम वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की, और कौन सा ऐसा है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लेक्चर में तो मैं डिस्कस करके आ चुका था, बल्कि मैंने ऊपर ही बताया अभी आपको कि फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, ठीक है, पॉलिंग स्केल जो है ना वो 0 से लेकर 4 तक ही जाता है, और 4 सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही फ्लोरीन की। तो ये बात तो हमने कर लिया यहाँ पर। अब बात करेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की लीस्ट वैल्यू कब होगी? जब हमारे एटम का साइज बहुत बड़ा होगा। जब एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा और लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और आराम से अपने एटम को लीव कर देगा और किसी और के पास जाके बॉन्ड बना लेगा। तो हम कहेंगे जो सीजियम, जो कि ग्रुप 1 का मेंबर है, उसकी लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब एक छोटा सवाल है, देखो ग्रुप 1 में अगर हम बात करें, ग्रुप 1 की ना ओवरऑल ट्रेंड यही है कि ग्रुप 1 में ना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है ना वो क्या होती है? वो कम होती है, क्योंकि इनके साइज जो है ना, साइज बड़े होते हैं। अब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा मजीद बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप। आपका जवाब होगा भाई फ्रेंसियम इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई फ्रेंसियम आंसर नहीं है, सीजियम आंसर है। उसके जवाब सिर्फ यही है क्योंकि ना साइंटिस्ट ने ना बहुत डीप इसके बारे में स्टडी की है, और थोड़ा सा इनकी वैल्यूज में फर्क है। असूलन तो जो ट्रेंड हमने याद किया कि डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम से कम हो जाएगी, असूलन तो ये आंसर बनता है। लेकिन ना जब रिसर्च वगैरह हुई ना और डीप पे स्टडी हुई है, तो हमारा जो बेस्ट आंसर है ना वो सीजियम बन रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हर जगह होता है। जनरल ट्रेंड एक तो होता है ना जिसमें ओवरऑल ट्रेंड यही हो रहा है कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हमारा ट्रेंड कुछ और है, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं ट्रेंड कुछ और है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी होती है, कुछ ना कुछ तहफुजात भी होते हैं एक्सपेरिमेंटली, कुछ ना कुछ वैल्यूज अप डाउन भी हो जाती हैं। जो बेस्ट आंसर है ना हमारा वो सीजियम बन रहा है, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, तो जो मुझे आंसर जो बेस्ट लगा ना वो यही लगा। तो हम यही लिखेंगे इसका कि सीजियम की ना लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है। तो 10 के 10 सवाल खत्म हुए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट डाउन कर लो इसको, चाहो तो मुझसे राब्ता कर लेना, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखें, चैनल को करें सब्सक्राइब जरूर। और एक और बात, एंड स्क्रीन पे अब आपको शो हो रहेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, और साथ में सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो यार। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।